Nice. हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपने अपने माइक म्यूट कर लें आप लोग। ठीक है जी, आई कैन सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबने विश किया है। गुड आफ्टरनून आख्यान, आर्यन, नील, वेदांत, जय, आर्यन, यश, सलोनी, सभी लोग हैं। दैट्स कूल। कोई रह गया है क्या? 36 पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक दो बच्चे मिसिंग लग रहे हैं अभी। मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बढ़िया। ठीक है जी, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम। अब 2 मिनट पेशेंस रखें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है जी, स्क्रीन विजिबल है? बढ़िया, सभी को दिखाई दे रही है। गुड। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। हमने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे लास्ट क्लास में। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सीखा था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी, और हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एलिमिनेट करने का भी तरीका सीखा था, और बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल की हमने बात की थी। तो उसके बाद वैसे तो मैंने आपको टेस्ट ही अनाउंस किया हुआ था, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स करना है 0 से π/2, तो क्या आंसर आएगा? माइक होना है किसी का? माइक ऑफ कर ले अपना, या मैं ढूंढूं किसका ऑन है। आर्यन का माइक ऑन है। आर्यन, माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, तो चैट पे पोस्ट करें क्या आंसर आ रहा है आपका। तो आदित्य ने आंसर पोस्ट किया है π/4। प्रद्युम्न ने भी आंसर पोस्ट किया है π/4। π/4 यश का आंसर। तो नोट करने वाली चीज है, देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स।
हमारे पास साइन एक्स dx की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता। देव का आंसर आ गया, आर्यन का आ गया, सलोनी का आ गया, नव्या ने भी आंसर पोस्ट कर दिया, अजिंक्य, आर्या, गुड। साइन एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कॉस टू एक्स का। कॉस टू एक्स की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 - कॉस टू एक्स आने वाली है। तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम उसको 1 - कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिखने वाले हैं। तो बिफोर आई इंटीग्रेट मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/2। तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा, dx 0 से π/2। और अब इसको अलग अलग इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लेते हैं। एक 1/2 dx हो जाएगा 0 से π/2, और एक cos 2x dx/2 हो जाएगा 0 से π/2। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, तो अब फर्स्ट इंटीग्रल में 1/2 तो एज इट इज रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x, और जैसा कि हमने सीखा था लिमिट्स ऐसे लिख लेंगे माइनस। नेक्स्ट में 1/2 एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन। तो cos x dx का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास sin x आता है। तो अगर cos 2x का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो sin 2x डिवाइडेड बाय 2 आने वाला है। मालूम है ऐसा? तो आई होप एवरीबडी नोज दिस, सो दिस इज गुड। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2x/2। यस, वी नीड टू डिवाइड दिस बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 था, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। सो दिस इज साइन 2x/2, और लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2। सो अब ये हो जाएगा 1/2। इसमें x को एक बार अपर वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, एक बार 0 से, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें साइन ट्वाइस ऑफ π/2, नीचे वाला 2 मैं बाहर लिख लेता हूँ, 4 हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ, एक बार x को 0 से रिप्लेस करेंगे। सो दिस इज π/4 माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई इज 0, साइन 0 इज 0, सो ये सारी टर्म 0 हो जाने वाली है। तो दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी 0। तो फाइनली आंसर π/4। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स 0 से π/2 की वैल्यू π/4 के बराबर। क्या cos स्क्वायर एक्स भी इतना ही आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स 0 से π/2। अद्वैत, माइनस आने का सिग्निफिकेंस नहीं है, cos स्क्वायर एक्स है, मुझे तो कहीं से उम्मीद नहीं है कि माइनस आएगा। नाउ यू हैव टू चेक वेदर इट विल बी π/4 और माइनस π/4, और कुछ डिफरेंट आएगा। cos 2x होता तो माइनस π/4 आंसर आ जाता क्या? चेक कर जरा ध्यान से द्वैत, जबरदस्ती मत बोल कि मैंने 2 समझ लिया था। ये आंसर तो कहीं से भी माइनस π/4 आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा।
Yes, answer is pi by 4 even in this case. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx 0 से पाई बाय 2 कितना होगा? इंटीग्रेशन साइन एक्स dx 0 से पाई कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx 0 से 3 पाई बाय 2 कितना होगा? और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx 0 से 2 पाई कितना होगा? सिमिलरली इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx 0 से पाई बाय 2 कितना होगा? इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx 0 से पाई, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx 0 से 3 पाई बाय 2 और इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx 0 से 2 पाई। हाँ जी सलोनी, आ गया आंसर आपका अब। ठीक है, तो इनके आंसर्स बताइए, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ और ये एट्थ। आर्य का गलत है आंसर। ओह सॉरी, आर्यन। आयुष्मान, ये कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, आदित्य के आंसर ठीक हैं, सभी आंसर एक साथ बताने हैं। ऑटो करेक्ट पे ध्यान दो, कुछ भी हो सकता है। तो यश ने आंसर्स लिखे, मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। पहले का आंसर यश ने 1 बताया, ठीक है। दूसरे का 2 बताया, ये भी ठीक है। तीसरे का 1 बताया, पता नहीं, चेक करते हैं। चौथे का 0 बताया, लेट अस वेट फॉर अदर्स। पांचवें का यश ने 1 बताया है, ये ठीक है। सिक्स्थ का यश ने 0 बताया है, चेक करते हैं। सेवन्थ का -1 बता रहे हैं और एट्थ का 0 बता रहे हैं। ठीक है, यश के सारे आंसर ठीक है। यश के, आदित्य के,
अजिंक्य के गलत हो गए आंसर्स, बाकी लोग अब मैंने लिख ही दिए हैं तो आप पोस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। सिद्धार्थ 1210, 10 माइनस 10, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, केवल इंटीग्रेट करके आपको सॉल्व करना है। मैंने ये सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछे हैं बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारे आंसर्स आपको याद होने चाहिए, और अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये सारे आंसर कैसे याद रहेंगे। तो मुझे ये सारे रिजल्ट्स याद हैं, तो मुझे ये सारे रिजल्ट्स कैसे याद रहते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। किसी को कुछ पूछना था या नहीं इन 8 पार्ट्स में से? कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको लग रहा हो, मैंने आंसर लिखे हुए स्क्रीन पे, मैच करके देख सकते हैं। तो ये 1 2 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0, तो 1210 1 0 -1 0, ये आंसर है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, किसी पर्टिकुलर पार्ट का आंसर नहीं आ रहा हो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो मैं आगे मूव करने वाला हूँ। इसमें कुछ था नहीं ऐसा, मैंने केवल ये लिखे हैं बिकॉज मैं चाहता हूँ ये आपको याद होने, अभी बताने वाला हूँ कि कैसे याद हो। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम। तो हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? तो एक तो यही बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको dy/dx गिवन है और आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x अननोन है, तो आप इंटीग्रेट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे इस चीज को ध्यान से। वी नो दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी इज dx/dt। तो अगर आपको वेलोसिटी गिवन है और आपको कैलकुलेट करनी है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, तो बचपन में हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक तो ये फॉर्मूला अपनी डिक्शनरी में से आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये केवल और केवल तब लगता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अदरवाइज नहीं लगता। तो अपने को क्या करना है, अपने को लिखना है dx इज इक्वल टू वी डी टी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, पहले मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो आई विल राइट dx इज इक्वल टू वी डी टी एंड देन आई विल पुट समेशन। अब जरा इसमें ये जो मैंने लिमिट्स पुट की हैं, इसका मतलब समझते हैं। ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, और क्या बाउंड्री कंडीशंस हैं यहाँ पे? when time is t1 the object is at x is equal to x1, and when the time is t2 the object is at x is equal to x2। तो ये समझने वाली बात है कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है अपने को, तो ये, और LHS में dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो x2 माइनस x1, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v dt t1 से t2। तो एक ये रिजल्ट इस फॉर्म में आपको याद भी रहे तो भी अच्छा। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वेलोसिटी से, तो आपको इस तरीके का मेथड यूज करना है। हाँ जी सलोनी, क्या रिपीट करने को बोल रहे हैं मुझे? सर मुझे बाउंड्री कंडीशन समझ में नहीं आया इधर। बाउंड्री कंडीशन को थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं। तो ऐसे समझें कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, सपोज किसी टाइम इंस्टेंट t1 पे वो ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू x1 पे लोकेटेड था, और किसी दूसरे टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल टू t2 पे वो ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू x2 पे लोकेटेड था। तो आपको ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1। फॉर दैट मैटर आपको किसी टाइम t पर
उसकी वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, जो कि आपको गिवन होगी। जैसा कि मैं बता रहा था, आपको वेलोसिटी गिवन है, तो आपको किसी टाइम इंस्टेंट टी पे वेलोसिटी गिवन है और उस समय उसकी पोजीशन x है, तो वेलोसिटी इज dx by dt, सो आई विल राइट dx एज v dt, जैसा मैंने इंटीग्रेशन के बेसिक्स में बताया था। फिर हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब एज सच इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये इनडेफिनेट इंटीग्रल आएगा और इसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस का मतलब होता है आपको रिलेशनशिप मालूम हो एक्स और टी में, तो आपका ऐसा बताया रहेगा कि किसी टाइम t1 पे x की वैल्यू x1 थी तो लोअर लिमिट इतनी, और किसी टाइम t2 पे x की वैल्यू x2 थी तो अपर लिमिट इतनी। आप देखो डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने आपको ऐसा सॉल्व करना सिखाया था, जिसमें मैंने ये y1 से y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx x1 से x ऐसा लिखना सिखाया था। तो आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए, एक सेट पता होना चाहिए। सेट ऑफ वैल्यू से मेरा मतलब है किसी एक x के कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है सलोनी? यस सर। हाँ जी आदित्य, क्या डाउट है? तो एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, समझ में आ जाएगा इस चीज को कैसे अप्लाई करना है। तो सपोज लेट एन ऑब्जेक्ट मूव along x axis such that its velocity depends on time as v is equal to 3t plus 5. If the object was seen at origin at t is equal to 0, what will be its position x at any general point of time t? Who is Vinod Rai? हु इज विनोद राय? विनोद राय ने ज्वाइन किया, कौन है? ठीक है, आंसर पोस्ट कर रहे हैं लोग। विंदित का आंसर आ गया, आख्यान ने आंसर पोस्ट कर दिया, नव्या ने पोस्ट कर दिया।
प्रद्युम ठीक लग रहा है सुनने में, सिद्धार्थ का भी ठीक लग रहा है। सो ठीक है, आपका आंसर आ गया। फिर भी एक बार मैं बेसिक से बता देता हूँ। वी आर गिवन दैट वेलोसिटी इज 3t plus 5. So we know the relationship velocity and position. Velocity is rate of change of position. So we'll write v is equal to dx by dt. So dx by dt की वैल्यू 3t plus 5 हो गई। यहां से हम लिखेंगे dx is equal to 3t dt plus 5 dt. Now you will put the sign of integration on both sides. अब इसमें आप बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन क्या, t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे, तो t की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 0 है। अब आप किसी टाइम t पर पोजीशन x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टाइम की अपर लिमिट t ले लेते हैं और इसकी x ले लेते हैं। तो मेरे पास LHS में आ जाएगा dx की इंटीग्रेशन x 0 से x, और ये हो जाएगा 3t² बाय 2 t dt का इंटीग्रेशन 0 से t, और अकेले dt का इंटीग्रेशन t 0 से t। So I will be left with x is equal to 3t² by 2 plus 5t. कोई डाउट किसी को? An object is seen at origin at t is equal to 0 and its velocity at any time t is found to depend on time as v is equal to v naught sin omega t, where v naught and omega are constants. Calculate the position of the object at any time t.
तो आंसर्स आने शुरू हो गए मेरे पास। आदित्य अग्रवाल का आंसर आ गया -V0 cos ω t/ω। और आख्यान का आंसर गलत लग रहा है। देव का, मैं लाइन वाइज बताना शुरू करता हूँ किस किस का गलत है। तो आदित्य का गलत है, आख्यान का गलत है, देव का गलत है, चिरांश का गलत है, वंदित का गलत है, अजिंक्य का गलत है, अद्वैत का गलत है, नव्या का समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सुंदर लिखो। और प्रद्युम्न का गलत है, यश का गलत है, वेदांत का गलत है, आर्यन का गलत है, आर्या का गलत है, वंदित का गलत है, युवराज का गलत है, आख्यान का गलत है, सिद्धार्थ कमलेश का गलत है, सलोनी का गलत है, अद्वैत का गलत है, आयुष्मान का गलत है, सुयश का गलत है। और इसको देखकर मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम लोग सुनते नहीं हो क्या पढ़ाया जा रहा है। तुम्हें लगता है सर जबरदस्ती बकवास कर रहे हैं यहाँ पर, हमें तो आता है, हम अपना आंसर निकाल के बैठ जाते हैं, है ना। सुनते नहीं हो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, या तुम्हें लगता है कि सर जबरदस्ती इतनी मेहनत कर रहे हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सुनने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप कर ही रहेंगे सारा बकवास बिल्कुल। चलो जी, मुझे सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा, मेरी तो मजबूरी है। तो v को लिखेंगे dx/dt इज इक्वल टू V0 sin ω t। उसके बाद मैं लिखूंगा dx इज इक्वल टू V0 sin ω t dt। उसके बाद फिर मैं बोलूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V0 sin ω t dt। फिर मैं लगाऊंगा बाउंड्री कंडीशन, t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन है, और किसी टाइम t पर पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो किसी टाइम t पर x है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx का इंटीग्रेशन आएगा x 0 से x, V0 कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और 0 से लेकर t। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, तो एक बार x एक बार 0, और ये माइनस बाहर निकाल लेता हूँ और लिमिट्स पुट कर दो। तो हमें लगता है लिमिट तो बेकार होती है, कोई फायदा है नहीं, और 0 को तो बिल्कुल तुम जानते ही नहीं कि 0 कुछ होता है। तो कॉस ओमेगा टी पुट करेंगे और अगली बार कॉस 0 पुट करेंगे, और ये हो जाएगा -V0/ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये माइनस नहीं आएगा, ये आंसर है। बता दो एक का भी तुम में से ठीक आ गया वो आंसर, है ना। बकवास लगती है तुम्हें सारी कहानी लिमिट्स वाली, जबरदस्ती। और वो एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, क्या नाम है उसका, आदित्य अग्रवाल, वो क्या कह रहा है कि मेरे को तो ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। पता नहीं क्या बोल रहा था, क्या स्टेटमेंट थी तेरी, मेरे को मैं देखता हूँ क्या लिखा तूने यहाँ पे। आई स्टिल फाइंड इट इजियर टू यूज बाउंड्री कंडीशन, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट। तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? मैं एक जैसे दो क्वेश्चन लाइन से दूंगा क्या, जिसमें दोनों में बस कुछ नहीं करना होगा और इंटीग्रेट करना होगा। एक बार v को dx बटी dt लिखा, इंटीग्रेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन दे दिया v को dx बटी dt लिखा और फिर इंटीग्रेट करके दिखाओ। आई एम नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम। समझ आया? तो 0 को इग्नोर नहीं करना, पुट करके देखनी है लिमिट्स हमेशा। आप में से किसी ने भी अपने फाइनल आंसर की कंडीशंस चेक करने की कोशिश की कि उसमें t को 0 पुट करने पर x कितना आ रहा है? किसी ने नहीं कोशिश की, बस इंटीग्रेट करा, cos ओमेगा t लिख दिया। और मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सारे ऐसे कैसे लिख लोगे, मतलब मुझे था कि कोई तो होगा एक आधा ऐसा
जो ठीक आंसर बता देगा, जिसको 1 माइनस कॉस ओमेगा टी निकालना पड़ेगा। और शांतनु कह रहा मेरा तो यही आंसर आया था। भेजा तूने मेरे को क्या शांतनु आंसर? कहाँ है? चलिए ठीक है, ये एक एप्लीकेशन हो गई। तो और एक एप्लीकेशन इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे वेलोसिटी, ध्यान से सुन लेंगे अब, जैसे वेलोसिटी dx बाय dt होती है, तो dx को v dt लिखते हैं। उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt लिखते हैं। इसमें एक बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। देखना मैं बाउंड्री कंडीशन लिख रहा हूँ t नॉट और x नॉट। तो मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि t इज इक्वल टू टी नॉट पे पोजीशन x नॉट है और किसी टाइम t पे पोजीशन x है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल तो सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो dx है, dx की इंटीग्रेशन x और x माइनस एक्स नॉट। RHS वाला इंटीग्रेशन मैं फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। वो सॉल्व करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि टाइम के साथ v कैसे वेरी कर रहा है। बट हम ये एक एक्सप्रेशन बना के देख लेते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन आप याद कर लो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो वो फॉर्मूला भूल जाओ, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल वी dt। तो ये हो गया एक रिजल्ट। सिमिलरली दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो a इज dv by dt, सो dv इज a dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम से v नॉट टू v, टाइम चेंजेस फ्रॉम t नॉट टू t। मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे वेलोसिटी v नॉट है और किसी टाइम t पे वेलोसिटी v है। अब LHS में क्या आएगा? v माइनस वी नॉट। और RHS फिलहाल इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने को a का एक्सप्रेशन नहीं मालूम टाइम के साथ कैसा है। तो इसको ये पुट करके छोड़ देते हैं और ये ऐसे। तो आपका LHS दिख रही है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt से। तीसरा एक इंपॉर्टेंट केस, एक्सेलरेशन dv बाय dt होती है, इसको dv बाय dx टाइम्स dx बाय dt लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से देखेंगे, dx बाय dt इज v। तो ये जो टर्म है dx बाय dt, ये इटसेल्फ v हो गया। सो दिस इज v टाइम्स dv बाय dx। यहां से v dv की वैल्यू a dx के इक्वल आ जाएगी। अब इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे और वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम से v नॉट टू v, पोजीशन चेंजेस फ्रॉम x नॉट टू x। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब ध्यान से समझे, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी x इक्वल टू x नॉट पोजीशन पे था तब उसकी वेलोसिटी v नॉट थी, और जब वो किसी x पोजीशन पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी v होगी। तो यहाँ पे समय के साथ नहीं, पोजीशन के साथ वेलोसिटी की वेरिएशन की डिस्क्रिप्शन आ रही है। और इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, और v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। और उसमें लिमिट्स पुट करूंगा, एक बार अपर वैल्यू और एक बार लोअर वैल्यू, तो ये बचेगा। राइट साइड को फिलहाल इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने को एक्सेलरेशन की वेरिएशन नहीं मालूम कैसी हो रही है।
तो ये हमारे एलिमेंट्री रिजल्ट्स हैं, आपको ये रिजल्ट्स यूज करने आने चाहिए। बिल्कुल, ये x नॉट से x होगा, अपर लिमिट इज x नॉट। तो मैंने इसका इंटीग्रल ले लिया और इंटीग्रेशन v dv is like integration x dx and that will be v raised to power 2 by 2 और इसमें लिमिट्स पुट करूंगा v नॉट से v, तो ये v स्क्वायर बाय 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2 आएगा। दैट इज व्हाट आई हैव डन आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है आर्यन? तो ये सेट ऑफ रिजल्ट्स अपने माइंड में ध्यान से रखें आप। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें इन्हीं से हो जाती हैं, देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स आल्सो। आई विल कम टू दोज डिफरेंट फॉर्म्स। उससे पहले थोड़ी सी बातचीत और करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। तो देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एरिया। एरिया के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। हाउ डू डिफाइन एरिया? हाँ जी, कौन बताएगा एरिया? नहीं, एरिया, बस एरिया। हाँ जी आदित्य, बताओ एरिया, व्हाट इज एरिया? सोहम सावंत का आंसर है LB, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अद्वैत का आंसर है स्पेस ऑक्यूपाइड। गुड। अद्वैत आदित्य ने रिस्पांस दिया एरिया इज द स्पेस कवर्ड बाय अ बाउंडेड फिगर। तो एरिया इज दी, दो अच्छी मेरे को लाइंस लगी। एक ने बहुत सिंपल शब्दों में बोला स्पेस ऑक्यूपाइड, तो बिल्कुल सही है। एरिया इज दी स्पेस ऑक्यूपाइड ऑफ कोर्स इन 2D। तो वॉल्यूम होता है 3D में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, तो एरिया का मतलब होता है 2D में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस? तो जो बेसिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस, the basic way of representation of occupied space is by comparing the space occupied by any object with the space occupied by a square of side 1 unit तो V से कि बेसिकली कोई भी फिगर है, कोई भी सर्कल है, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी रेक्टेंगल है, कोई भी सर्कल है, कोई भी ऐसी शेप है, तो कोई भी ऐसी शेप है तो ये शेप कितने स्क्वायर्स की बनी हुई है। अब आप विजुलाइज करें, मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, तो ये एक एंटिटी है मेरे पास, ये एक स्क्वायर है 1 by 1 का, 1 यूनिट बाय 1 यूनिट। अब 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 1 मिलीमीटर, इट कुड बी 1 सेंटीमीटर, इट कुड बी 1 मीटर, दैट इज योर चॉइस। तो ये एक 1 by 1 का स्क्वायर है। तो ये सर्कल
कितने स्क्वायर्स ऑक्यूपाई कर रहा है। सो द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, the basic unit of measurement or the basic way to represent area is comparing it with squares, कि कितने squares उसके अंदर आ गए। तो ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ऐसे करके आप स्क्वायर्स काउंट करने वाले, राइट। तो किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि आप उसको स्क्वायर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो कितने स्क्वायर्स का बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मैं आपसे पूछूं कि एक स्क्वायर है, फोर सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का, तो हाउ मच इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस 16 स्क्वायर सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 16 स्क्वायर्स का बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के जो स्क्वायर्स हैं ऐसे ऐसे 16 स्क्वायर्स का बना हुआ है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस स्क्वायर, आप ध्यान से देखो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो एक सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे आप 16 स्क्वायर्स बना पाएंगे, राइट। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कैसे, तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर पाएंगे, 8 स्क्वायर्स में 1 बाय 1 के, दैट इज द बेसिक आइडिया। तो एक स्क्वायर के लिए और एक रेक्टेंगल के लिए तो फॉर्मूला ऑब्वियस है, अगर आप उसकी स्पेस ऑक्यूपाइड देखना चाहते हैं तो साइड इंटू साइड, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आप किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्पेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट अ ट्रायंगुलर स्पेस। तो इफ यू हैव अ ट्रायंगुलर स्पेस, तो ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाइड कैसे कैलकुलेट करूं मैं। तो इट इज क्वाइट इजी टास्क, आप इसको बहुत आसानी से कह सकते हो कि यार ये इस पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा, तो इट इज हाफ ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल का भी बेसिक फॉर्मूला मेरे पास आ गया। तो एक स्क्वायर का, एक रेक्टेंगल का और एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा ये। अब बात करते हैं सर्कल के एरिया की। सर्कल का एरिया, एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, और मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज। ठीक है, सबको पता पाई आर स्क्वायर, बचपन से याद करते आ रहे हैं, लेकिन कैसे, तो ध्यान से समझें। मैं क्या करता हूं, एक लाइन ये ड्रॉ करता हूं और एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं, और ये एंगल डी थीटा लेता हूं। डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल,
तो अगर ये डी थीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो ये ट्राइंगल का एरिया और इस सेक्टर का एरिया सेम होगा। बोलो, कोई डाउट किसी को? इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल तो ये जो सेक्टर है एक्चुअली, इस सेक्टर का एरिया को लगभग उस ट्राइंगल का एरिया मान सकता हूं जो इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनने वाला है। ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये आर, ये आर, ये एंगल डी थीटा। मुझे बताओ ये आर्क लेंथ कितनी होगी इफ डी थीटा इज इन रेडियंस? तो ये आर्क लेंथ ए बी आर इंटू डी थीटा होगी। मालूम है ऐसा आपको? बोलो, कोई डाउट? वो है सब लोग आके यहाँ पे, मैं अकेला बोले जा रहा हूँ? किसी के कोई है कि नहीं है? अच्छा, मेरी चैट रुक गई थी मुझे लगता है, इसलिए अब अभी दिख रहा है आंसर आ सबके। मुझे लग रहा था सबने बोलना ही बंद कर दिया है। हाँ जी अद्वैत, क्या नहीं समझ में आया आपको लास्ट पार्ट में? बोलो, अनम्यूट करके पूछ। आर डी थीटा कैसे आया? तो ये तो हमारी एंगल जब रेडियंस में होता है तो थीटा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होता है जब एंगल्स को रेडियन में मेजर किया जाता है। तो लेंथ ऑफ द आर्क लिखनी है तो आर इंटू एंगल। और किसी को कुछ पूछना है? तो अब मैं इस पूरे सर्कल को ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर सकता हूं और उन सभी सेक्टर्स का जो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड है वो डी थीटा है, उन सभी सेक्टर्स का एरिया ऐड कर लूंगा तो मेरे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो मैंने सेक्टर बनाया है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये एंगल डी थीटा है। और अगर डी थीटा एक्चुअली, डी थीटा का मतलब आप समझते हैं ना, हमने डिफरेंशिएशन में बात की थी, इट इज एक्चुअली जीरो, लास्ट में इसको जीरो ही ले लेते हैं। तो डी थीटा इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो ए बी स्ट्रेट लाइन हो या आर को आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। दूसरी चीज, मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? ओए आदित्य, पता नहीं क्या कुछ भी जवाब देता है। ये वाला एबीसी, इट विल बी ऑलमोस्ट पाई बाय 2, क्योंकि ये एंगल लगभग जीरो के बराबर है और इन तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए और ये दोनों एंगल एक दूसरे से बराबर भी होने चाहिए। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल, और ये एंगल हमारा लगभग जीरो है, तो एंगल एबीसी विल बी ऑलमोस्ट पाई बाय 2 एंड दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, इसको मैं डीए लिख लेता हूँ, ये जो हमारा एरिया है डीए, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा ये आर इंटू हाइट डी थीटा। तो डी ए की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर डी थीटा बाय 2। अब टोटल सर्कल का एरिया निकालना है तो समेशन ऑफ डी ए, आर स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट ही है, तो समेशन ऑफ डी थीटा, व्हाट इज समेशन ऑफ डी थीटा? हाउ मच इज दिस कंप्लीट एंगल, वन सर्कुलर मेजर? 2 पाई। रेडियंस में 360 नहीं लिखना है, 2 पाई लिखना है। सो दिस बिकम्स पाई आर स्क्वायर, डी थीटा का इंटीग्रल 2 पाई लिख दिया तो आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। सो वी गेट द एरिया ऑफ अ सर्कल एज पाई आर स्क्वायर।
हाँ जी आदित्य, समझा जरा क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा मेथड। माइक अनम्यूट कर और बताओ कौन सा मेथड। तो बोल। हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर तो आपने लिखा कि जो ट्राइंगल है डी थीटा का, हम्म उसका एरिया आ रहा है आर स्क्वायर। आर अभी जो डी थीटा है उसका एरिया तो आर स्क्वायर बाई 2 हो गया ना? नहीं, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू डी थीटा हुआ ना। नहीं नहीं, आपने ओके ठीक है, अभी वो मान लेते हैं सर। तो हम इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग हम ऐसे लिख सकते हैं ना सर कि पूरा सर्कल का एरिया टू, मतलब पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई है। तो बेटे वो केवल तभी चलेगा ना जब वो केवल डी थीटा के साथ वेरी कर रहा है। अगर डी थीटा के साथ थीटा भी आ रहा होता तो ऐसा नहीं होता ना। यूनिटरी मेथड तो तब चलता है जब डायरेक्ट वेरिएशन हो, केवल और केवल डायरेक्ट वेरिएशन हो। ओके सर। तो अब आप यूनिटरी मेथड से ऊपर उठ जाओ। यूनिटरी मेथड हर जगह नहीं लगेगा ना, यूनिटरी मेथड बहुत स्पेसिफिक केसेस में लगता है। जी सर। और एक तरीके से प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। म्यूट कर लो आप। देयर कुड बी अनदर वे। मैंने यहाँ पे इस सर्कल को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया था, उसकी बजाय मैं इस सर्कल को बहुत सारी रिंग्स में डिवाइड कर लेता हूं, ऐसे। मैंने बहुत सारी स्ट्राइप्स बना ली इसके ऊपर, और अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक स्ट्राइप का एरिया देखूं और ऐसी ऐसी जितनी स्ट्राइप्स हैं उन सब के एरियाज को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इस सर्कल को बहुत सारी स्ट्राइप्स में डिवाइड कर ले रहा हूं, कंसेंट्रिक सर्कुलर स्ट्राइप्स में, ऑब्वियसली ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। तो एक स्ट्राइप मेरे पास ये है आर रेडियस की, उससे जो नेक्स्ट स्ट्राइप होगी वो आर प्लस डी आर रेडियस की होगी, एंड दैट मीन्स स्ट्राइप की थिकनेस डी आर। अब इस स्ट्राइप का एरिया कितना होगा, ये शेडेड जिसको मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं, तो ऐसा हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं। ये आर है और ये डी आर है। अगर मैं इसको सीजर से ऐसे काट दूं और सीधा कर लूं, जो कि केवल तभी पॉसिबल है जब डी आर टेंडिंग टू 0 होता, तो इसकी लेंथ आती, गुड, 2 पाई आर, सभी को याद आ रहा है बिल्कुल, और इसकी थिकनेस आती डी आर, और इसका एरिया हो जाता 2 पाई आर इंटू डी आर। और टोटल का एरिया निकालना है तो ऐसी ऐसी सारी स्ट्राइप्स का एरिया। और अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने सेंटर से बाहर की तरफ आर और डी आर दिखा, तो मैं बाहर की तरफ चल रहा हूं। तो जब मैं सेंटर से बाहर की तरफ चलूंगा तो जो सबसे पहली स्ट्राइप होगी वो ऑलमोस्ट 0 रेडियस की होगी, और जो आखिरी स्ट्राइप होगी वो कैपिटल आर रेडियस की होगी। तो द रेंज ओवर विच आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इज 0 टू आर। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से आर, और आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों को अगर अभी कमाल लग रहा है तो असली कमाल आपने देखा नहीं है, ये सैंपल था आप लोगों के लिए। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर असली कमाल अब देखेंगे हम।
बढ़िया। तो आज हम प्रूव करेंगे कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो हम प्रूव करेंगे कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। आर उसका रेडियस गिवन है और हम प्रूव करेंगे कि इसका एरिया 4πr² के इक्वल आता है। तो फॉर दैट मैटर हम एक स्फीयर ले लेते हैं। तो सपोज ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का सेंटर है सी और इस स्फीयर का रेडियस है सपोज आर। ठीक है, मुझे स्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, केवल आपको सरफेस दिखना चाहिए, मतलब एक हॉलो प्लास्टिक की बॉल समझ लो आप। मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं मैं इसके स्लाइसिस करने वाला हूं। तो मैंने ऐसे इसको स्लाइस कर लिया। तो जैसे एप्पल के ऊपर से छिलका नहीं उतारते, तो रिंग शेप में मैंने इसके ऊपर से छिलके उतार लिए। तो ये जो इंडिविजुअल स्लाइसेस बनेंगे ये सब मेरे को रिंग्स दिखाई दे रही हैं। क्या आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑनियन रिंग जैसी। तो अनियन रिंग्स देख लो आप यहाँ पे, तो अब बकायदा आपको अनियन की रिंग दिखाते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे स्लाइस कर लेता हूँ और एक ऐसे करके एक रिंग मैंने ले ली। इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस r होगा और ये जो इसकी थिकनेस होगी, ये थिकनेस अगर मुझे चाहिए तो मेरे को इसका सेंटर पे सबटेंडेड एंगल चाहिए। तो हेमिस्फीयर, अपने स्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में ये वाली लाइन थीटा एंगल पे मान लेता हूँ, उससे आगे वाली लाइन थीटा से थोड़ी सी और ज्यादा एंगल पे आएगी तो वो डी थीटा बन जाएगा और ये वाली लेंथ r टाइम्स डी थीटा बन जाएगी। कोई डाउट यहां तक? तो इस रिंग की पेरीफेरी पे फोकस करें आप, तो उसकी जो थिकनेस है दैट विल बी आर डी थीटा, वेयर डी थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। और देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत और बची है बस। तो ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर मार्क किया, ये अपनी रिंग के सेंटर से पास कर रहा होगा और अगर ये एंगल थीटा है तो आप मुझे बता सकते हैं इस रिंग का रेडियस कितना होगा कैपिटल आर और थीटा के टर्म्स में?
रेडियस ऑफ द रिंग ये वाली वैल्यू हुई हमारी, ये है ना। तो दिस विल बी थीटा आर कॉस थीटा, बिल्कुल बेस ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द सेंटर, तो आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा में कोई दिक्कत बची किसी को? नहीं, बढ़िया हो गया। तो क्या आप मेरे को ये रेड कलर का शेडेड एरिया बता सकते हैं कितना है रिंग का सरफेस एरिया? अद्वैत को नहीं समझ में आया तो अद्वैत यहाँ पर देख डायग्राम में, ये मैंने सेंटर से ये एंगल लिया है थीटा, और ये है आर, और ये अपनी रिंग का रेडियस है, ये वाली लेंथ दिख रही है, ये वाली लेंथ, ये रेड कर देता हूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाली लेंथ आर कॉस थीटा होगी। ठीक है। तो आर कॉस थीटा लेना है या आर कॉस ऑफ थीटा प्लस डी थीटा लेना है, तो आप समझेंगे कि डी थीटा इज नेग्लिजिबल, सो आर कॉस थीटा चलेगा। जैसे जैसे यहां पर मैंने इसकी थिकनेस 2 पाई आर ली थी, इसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ 2 पाई आर प्लस डी आर नहीं ली थी। अब मुझे बताओ इसका सरफेस एरिया, जो रेड कलर में शेड किया है मैंने, ये अनियन के छल्ले का एरिया, सरफेस एरिया, काट के खोल लूं ना उसको, काट के खोल लेते हैं उस रिंग को, तो मेरे पास एक स्क्वायर बनेगा जिसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कॉस थीटा होगी, और उसकी थिकनेस आर डी थीटा है। राइट। तो ds की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, तो ऐसे जितने भी छल्ले बन रहे हैं इन सब का सरफेस एरिया निकाल के समेशन कर देंगे। तो अगर मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं थीटा 0 लूंगा तो मेरा छल्ला बिल्कुल, अगर मैं थीटा 0 लूंगा तो ये वाली रिंग आएगी, है ना। और अगर थीटा को पाई बाय 2 लूंगा तो टिप आ जाएगी, बिल्कुल सही, टॉप मोस्ट। तो 0 से पाई बाय 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा, नहीं हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो डबल कर लेते हैं तो स्फीयर का आ जाएगा। तो फॉर द कंप्लीट स्फीयर द सरफेस एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2, और ये है 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2, और ये तो 1 ही होता है, याद करवाया था आज मैंने। तो सरफेस एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? हाँ जी बोलो। हाँ जी यश राज, क्या मिस कर दिया आपने? हेलो सर। हाँ बेटा। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क चला गया था, तो डीएस से आगे का पूरा नहीं देखा। ठीक है, तो ds देख लिया था 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा।
नहीं सर, उधर से ही मैं। तो ये जो शेडेड रिंग है रेड कलर की, आप म्यूट कर लो, ये जो शेडेड रिंग है, इस शेडेड रिंग का रेडियस r cos थीटा है और इसकी जो थिकनेस है वो r d थीटा है। तो अगर मैं इसको कट करके सीधा करूंगा तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आएगा जिसकी एक लेंथ रिंग की सरकमफ्रेंस के बराबर होगी और दूसरी लेंथ थिकनेस के बराबर होगी। तो एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा मेरे पास। अब फिर मैंने बताया रेंज, मैंने कहा अगर मैं थीटा को 0 डिग्री सेट करूंगा तो मेरे को ये वाली रिंग मिलेगी, ये जो मैंने पर्पल कलर की यहाँ पे शेड करके बनाई है। और थीटा को π/2 ले लूंगा तो टिप पे पहुंच जाऊंगा बिल्कुल। तो 0 से π/2 तक रेंज लेने पर मेरे पास ऊपर वाला हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। तो मैंने ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 कर दिया टू ऑब्टेन दी एरिया ऑफ कंप्लीट स्फीयर। उसके बाद तो इंटीग्रेट करने में तो कुछ भी नहीं है, cos थीटा का इंटीग्रेशन तो 1 ही आने वाला 0 से π/2 तक। So the surface area of the hemisphere is 4 pi r square। किसी को कोई डाउट? चलिए बढ़िया। Now let us understand the geometrical significance of integration of f of x dx से x1 से x2। तो इस एक्सप्रेशन का ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली क्या मतलब निकलता है? तो सपोज हमारे पास एक रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मेरे पास ये रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस रिलेशनशिप का कुछ ग्राफ होगा। सपोज ऐसा कुछ ग्राफ है इसका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? आपको ये रिलेशनशिप मालूम है तो आप इसमें x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो y की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे आप x की वैल्यू x1 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू y1 आ जाएगी और ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा, राइट? तो ये डिस्टेंस x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसमें x को x2 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू y2 आ जाएगी एंड यू नो कि x2 y2 इस कर्व पे लाई करेगा, तो यानी ये लेंथ x2 हो जाएगी और ये लेंथ y2 हो जाएगी। अब ध्यान से सुने आप, अगर आप इन जनरल कोई एक x चूज कर लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y आ जाता है विच इज ऑफ कोर्स f ऑफ x, और एक उसके जस्ट नेबरिंग एक वैल्यू चूज कर लेते हैं विच इज x प्लस dx, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y प्लस dy आ जाएगी। ये स्ट्रिप जो है अंडर द लिमिटिंग कंडीशन की ये dx है, dx इज टेंडिंग टू 0, तो इस स्ट्रिप को आप एक रेक्टेंगल मान सकते हो जिसकी एक लेंथ y है और एक लेंथ dx है। सो द एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितनी होगा? y dx, दैट इज f of x dx। अब अगर आप बोलते हो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx x रेंजेस फ्रॉम x1 टू x2, इसका ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफिकेंस निकलता है कि आपने यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाई और उन सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को
ऐड कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टिल x इज इक्वल टू x2। So this is equal to area between, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने इंटीग्रेशन की x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 f of x dx, this is equal to area between the curve y is equal to f of x, comma the line x is equal to x1, ये वाली लाइन, comma the line x is equal to x2, ये वाली लाइन, and x axis। बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ जी यशराज, डाउट है आपको? अनम्यूट करो, पूछो। सर हम इसको रफली ऐसा नहीं बोल सकते वो ट्रपेजियम का एरिया है, क्योंकि वो दो पॉइंट्स को अगर एक लाइन से ज्वाइन करेंगे तो। हाँ नहीं, वो ट्रपेजियम है, बट अंडर द कंडीशन दैट dx इज वेरी हाँ, स्मॉल, ओके सर। तो वो रेक्टेंगल ही बन गया। अच्छा और कोई डाउट किसी को? तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे इस बात को, x2 इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx 0 से π/2 का मतलब है इतना एरिया। ठीक है, तो ये और ये, तो इंटीग्रेशन साइन x 0 से π/2 का इंटीग्रेशन मतलब ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया अब हम याद कर लेंगे 1 यूनिट होता है, क्योंकि हमने आज की क्लास में देखा था 0 से π/2 sin x dx 1 होता है, तो ये वाला एरिया भी 1 यूनिट होगा, ये वाला एरिया भी 1 यूनिट होगा, और ये वाला एरिया भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, इंटीग्रेशन साइन x dx 0 से π/2 1, इंटीग्रेशन साइन x dx 0 से पाई करना है तो 2,
क्योंकि ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2 पाई है। इंटीग्रेशन 0 से 3π/2 sin x dx will be -1, sorry, will be again 1। कैसे? +1 यूनिट ये, +1 यूनिट ये, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये माइनस आएगा, तो 1 + 1 -1। और इंटीग्रेशन sin x dx 0 से 2 पाई विल बी 0। cos x का ग्राफ बना लेते हैं एक बार। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2 पाई है। तो ये एरिया 1, ये -1, ये -1, ये +1। तो अब इंटीग्रेशन cos x dx 0 से π/2 कितना आएगा? तो 1 आएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई cos x dx कितना आएगा? तो 0 आएगा, बिकॉज जितना प्लस आ रहा है उतना माइनस आ रहा है। इंटीग्रेशन cos x dx 0 से 3π/2 कितना रहेगा? तो -1 रहेगा। और इंटीग्रेशन cos x dx -π/2 से +π/2 कितना रहेगा? पहले ही लिख दो आंसर पूछने से पहले, है ना? देख तो लो क्या पूछ रहा हूं। इतनी जल्दी में रहते हैं, 2 आएगा। तो +1 ये वाला और +1 ये वाला, -π/2 से +π/2। हाँ जी आदित्य, क्या डाउट है? पूछ, अनम्यूट करके पूछ, सबको सुनना चाहिए। सर मेरा ये डाउट था सर, इंस्टेड ऑफ डूइंग कि अगर हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर करते हैं, व्हाट इफ दे आस्क अस टू फाइंड एरिया बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस? तो x dy कर देंगे। सर लेकिन फंक्शन तो हमें टर्म्स ऑफ एक्स में दिया है ना। उल्टा करना पड़ेगा फिर उसका। तो अगर इसमें करना है तो हमें साइन इनवर्स यूज करना होगा। हाँ, उससे आसान तरीका बताऊं? हाँ ये वाला एरिया लिख ले। सर व्हाट इफ दे आस्क से फाइंड एरिया ऑफ साइन कर्व बिटवीन 0 एंड, मतलब how will they frame the question if they want between 2 points on the y-axis? They can't ask for a sine curve, right? मैथ्स वाले पूछेंगे बेटे, मैथ्स में एक पूरा चैप्टर है एरिया अंडर अ कर्व। 12th में इंटीग्रल कैलकुलस की एप्लीकेशन में एक पूरा चैप्टर है एरिया अंडर दी कर्व, उसमें दुनिया जान के क्वेश्चन पूछेंगे। वहां पे तुम्हें एलिप्स का एरिया प्रूव करना आएगा, पाई ए बी होता है, और हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं तो इसको पूरा एरिया निकाल के स्क्वायर बना के बाकी में से एक्स के साथ वाला एरिया माइनस कर देता। ठीक है? जी सर। सर तो अभी के लिए तो दे वोंट आस्क बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, राइट? पूछेंगे ही नहीं। फिजिक्स में आपको ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आपकी स्पीड इंप्रूव करने के काम आएगी। आपसे 25x6 नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको 25x6 150 याद है तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हो ना। जी सर। तो मैं तो ये sin x के फॉर्मूले रिजल्ट्स याद करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं sin x की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक क्या होती है। जी सर। है ना? तो मेरा पर्पस है आपको पता हो एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है। जी सर। हमारी पिक्टोरियल मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है, तो इमेजेस के साथ जो चीजें याद हो जाती हैं वो आसान होता है। तो मेरे को याद रहता है यार, वो 2 यूनिट होता है, आधा 1 यूनिट होता है। तो जैसे ही मेरे को कोई sin x की इंटीग्रेशन पूछता है, मेरे मन में ग्राफ फ्लैश करता है और मैं उसमें देखता हूँ कितनी रेंज का एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है।
जी सर, थैंक यू। ठीक। माइनर टेस्ट का सिलेबस आ गया क्या आप लोगों के पास? नहीं आया तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? चिंता मत करो, वैसे आएगा नहीं माइनर टेस्ट में आता, हम आगे चल रहे हैं, डोंट वरी। हम निकल गए आगे, अगली क्लास में वेक्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? चलिए ठीक है, तो क्लास को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। ओके जी, बाय बाय।